नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मानस एकेडमी पर। आइए देख लेते हैं 28 दिसंबर का प्रश्न पत्र कैसा आया था। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने इंडिया का मैप लगाया है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक दो क्वेश्चन इससे रोजाना आ रहे हैं दोस्तों ईवीएस के पोर्शन से। तो यहाँ पे देख लेते हैं सभी राज्यों की स्थिति के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों ये वाला बढ़ चुका है दो राज्यों में, जो कि केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो इधर वाला है पूर्वी वाला, ये है लद्दाख, और ये पश्चिमी है, ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अब यहाँ पे इसके नीचे दो राज्य दिखाई दे रहे हैं। तो जो पश्चिम में है ये पंजाब, और इधर जो है हिमाचल प्रदेश। इसके तुरंत नीचे लद्दाख के नीचे वाला, और इसके इसके तुरंत नीचे यानी दक्षिण में ये है उत्तराखंड। और ये वाला जो बड़ा राज्य दिख रहा है ये है उत्तर प्रदेश। यहाँ पे जो अंदर की साइड है यहाँ पे वो है हरियाणा, और हरियाणा के यहाँ पे एक बिंदु बिल्कुल है, ये है दिल्ली। और ये जो बड़ा राज्य सबसे, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, वो है राजस्थान। यहाँ पे ये रहा सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात, और ये मध्य में मध्य प्रदेश। यहाँ पे महाराष्ट्र, ये रहा कर्नाटक, ये है के केरल, और यहाँ पे है तमिलनाडु, जो कि दो तीन बार आ चुका है अभी एग्जाम में 2021 के। ये वाला रहा आंध्र प्रदेश, और ये यहाँ पे तेलंगाना भी इसी के अंदर, ये वाला तेलंगाना हो जाएगा। और दोस्तों ये है उड़ीसा यहाँ पे, और ये वाला है ये है छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के ऊपर पूरब की साइड में जो दिखाई दे रहा है वो हो जाएगा आपका झारखंड, और झारखंड से उत्तर में ये है आपका बिहार। यहाँ पे हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल, और जो ऊपर जो निकला हुआ है ये हो जाएगा सिक्किम। यहाँ पे जो तीन साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है ये हो जाएगा त्रिपुरा। यहाँ पे बिल्कुल ये वाला जो मैंने पॉइंट बना दिए इसके बराबर में ये वाला हो जाएगा आपका मिजोरम। और इसके ऊपर हो जाएगा ये मणिपुर, उसके ऊपर नागालैंड, ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, जो कि सबसे पूर्वी राज्य। ये बीच में हो जाएगा जो बड़ा सा है, जो सेवन सिस्टर की बाकी छः राज्यों, जितने भी सेवन सिस्टर में आते हैं उनके बाकी छः राज्यों सबसे सीमा बनाता है। ये वाला जो हो जाएगा मेघालय। आइए दोस्तों अब देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन जो आए थे 28 दिसंबर को, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आ रहा है हार्वर्ड गार्डनर से। तो हार्वर्ड गार्डनर, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हार्वर्ड गार्डनर गार्डनर के अनुसार कौन सा बुद्धि का प्रकार नहीं है। पहला हो जाएगा आपका शारीरिक, बी भाषाई, सी संगीतज्ञ, और डी रचनात्मक। तो यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रचनात्मक। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल है। तो पहला ऑप्शन है कूदना, बी है तैरना, और सी है दौड़ना, और डी है लेखन। तो यहाँ पे दोस्तों देखना है कि आपकी जो सूक्ष्म मांसपेशियाँ वो किस में काम कर रही हैं। अब कूदने में तो देखो पूरे पैर और हाथ दोनों का काम होता है, तैरने में पैर हाथ दोनों, दौड़ने में भी पैरों का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। लेकिन लेखन में आपकी सूक्ष्म मांसपेशियाँ यानी कि लेखन में उंगलियों का काम होता है, तो लेखन हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। एक शिक्षिका एक शिक्षिका एक कहानी सुनाती है और उसके बाद अपने बच्चों को उस कहानी को उसकी मातृभाषा में सुनाने के लिए कहती है। कथन संबंधित है। यहाँ पे ऑप्शन ए बहुभाषी, बी द्विभाषी, सी भाषाई, और डी है संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव। तो यहाँ पे राइट जवाब दोस्तों हो जाएगा बहुभाषी, मल्टीलिंगुअल, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कई क्षेत्रों से आए होंगे, सबकी अपनी मातृभाषा होगी, तो यहाँ पे बहुभाषी है ऑप्शन। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों जो कि है समावेशी समावेशी से। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है ये समावेशी शिक्षा शब्द का प्रयोग पहली बार
में किया गया था? तो पहला ऑप्शन है सर्व शिक्षा अभियान 2001, बी है माध्यमिक स्तर पर विकलांगों के लिए समावेशी शिक्षा की योजना 2009, सी है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा 2005 और डी है सलामांका स्टेटमेंट एंड फ्रेमवर्क फॉर एक्शन 1994। तो आइए दोस्तों इसका राइट जवाब देख लेते हैं। राइट जवाब है डी, सलामांका स्टेटमेंट एंड फ्रेमवर्क फॉर एक्शन 1994। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, उम्र बढ़ने के शारीरिक, सामाजिक और मानसिक पहलुओं के अध्ययन को कहा जाता है? तो पहला है आनुवंशिकी, बी है सौंदर्य शास्त्र और डी है वृद्धावस्था, डी है नैदानिक मनोविज्ञान। यहाँ पे जो राइट जवाब हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा जेरोंटोलॉजी, यानी कि सी ऑप्शन। अगला ऑप्शन कोलवर्क से संबंधित है। अनीता ने रिया की पेंसिल ली, बदले में रिया ने अनीता का लंच खाया। शिल्पा ये सब देख रही थी लेकिन इस बात की शिकायत टीचर से नहीं की। कोलवर्क की थ्योरी के मुताबिक शिल्पा किस स्टेज में है? तो पहला ऑप्शन है अच्छा लड़का और अच्छी लड़की। यहाँ पे अच्छा लड़का और अच्छी लड़की की बात नहीं की जा रही दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन ऑप्शन हो जाएगा एकदम गलत। अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला ऑप्शन है आज्ञाकारिता और दंड। यहाँ पे दंड की तो बात ही नहीं की जा रही, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। अगला है ऑप्शन आपका पारस्परिक विनिमय। तो यहाँ पे पारस्परिक विनिमय एकदम फिट बैठेगा क्योंकि यहाँ पे अदला बदली हो रही है। यहाँ पे वो उसका लंच खा लेता तो वो उसकी पेंसिल ले लेती तो वो लंच खा लेती उसका। अगला प्रश्न है 7 नंबर, जो कि समाजीकरण से संबंधित। बालक का समाजीकरण प्रारंभ होता है? तो ऑप्शन ए शैशव काल, बी ए बाल्यकाल, सी ए पूर्व बाल्यकाल और डी है किशोर काल। तो यहाँ पे दोस्तों जो राइट जवाब हो जाएगा शैशव काल, क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तभी से उसका समाजीकरण शुरू हो जाता है। वैसे अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो होगा समाजीकरण वो हो जाएगा बाल्यकाल में। तो अगला देख लेते हैं। अगला कोलवर्क से फिर से आ गया। तो कोलवर्क का है, कोलवर्क के सामाजिक नियम संबंधित हैं। तो ए दंड और बी सामाजिक अभिविन्यास। तो यहाँ पे सामाजिक अभिविन्यास एकदम राइट जवाब रहेगा दोस्तों, सामाजिक अभिविन्यास। अगला है जब एक बच्चा संरक्षण की समस्याओं को हल कर सकता है तो उसमें कौन से बुनियादी कौशल विकसित होंगे? ऑप्शन ए है प्रतिवर्तिता और केंद्रीकरण, बी है प्रतिवर्तिता और विकेंद्रीकरण, सी है वस्तु स्थायित्व और डी है अपरिवर्तनीयता। तो राइट जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परिवर्तितता और विकेंद्रीकरण। अगला प्रश्न है दोस्तों, भाषा पढ़ाने की पश्चिम पद्धति में क्या नहीं माना जाता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, व्याकरण के नियमों को सीखने की आवश्यकता नहीं है। बी, भारत में छात्रों को केवल पढ़ने के लिए कौशल सीखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे दोस्तों ये ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, भारत के छात्रों को केवल पढ़ने के कौशल सीखने की ज़रूरत है। अगला प्रश्न है 11 नंबर, विद्यार्थियों को भाषा सिखाने में कौन सी विधि अधिक प्रशंसनीय मानी जाती है? तो पहला हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन व्याकरण अनुवाद विधि और बी है संरचनात्मक विधि और सी है प्रत्यक्ष विधि, यानी कि डायरेक्ट मेथड। तो यहाँ पर राइट जवाब दोस्तों हो जाएगा डायरेक्ट मेथड, यानी प्रत्यक्ष विधि, क्योंकि व्याकरण अनुवाद पहले होता था लेकिन अब नहीं है। तो यहाँ पे प्रत्यक्ष विधि एकदम डायरेक्ट सीखता है बच्चा अपनी लैंग्वेज को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक छोटी लड़की संगीत सुनते ही नाचने लगती है। उसके माता पिता उसके लिए ताली बजाते हैं, उसे नृत्य करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और बाद में वह टीवी शो और नृत्य देखती है और धीरे धीरे वह एक अच्छी नर्तकी बन जाती है। यह किस प्रकार के विकास पर निर्भर करता है? यहाँ पे
पहला ऑप्शन है आनुवंशिकता। तो दोस्तों यहाँ पे आनुवंशिकता इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ पे उसके माता पिता में से किसी को भी ये नहीं दिखाया गया कि वो नर्तकी या नर्तक कोई भी है कि नृत्य नहीं करता है। अब बी हो जाएगा पर्यावरण। तो यहाँ पे पर्यावरण एकदम राइट जवाब हो जाएगा क्योंकि सी में भी आनुवंशिकता दिया गया, आनुवंशिकता है नहीं, इसलिए बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है यहाँ पे आपकी स्क्रीन के सामने, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है दोस्तों, इसका विशेष ध्यान रखना है आपको। जेड पी डी किस, तो यहाँ पे पहला हो जाएगा आपका रैखिक सहायता, बी है बच्चे की क्षमता से कहीं अधिक सहायता करना, और सी है बच्चे की क्षमता में थोड़ी अधिक सहायता। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बच्चे की क्षमता से थोड़ी अधिक सहायता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, छात्रों के बीच गलत फहमियों से निपटने के लिए एक छात्र को चाहिए। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है उन भ्रांतियों पर ध्यान ना दे, बी है शर्म करने और इन छात्रों को दंडित करो, सी है डिस्कवरी लर्निंग को सुगम बनाना, डी है तुरंत विखंडन करना। तो 14 का राइट जवाब दोस्तों हो जाएगा डिस्कवरी लर्निंग को सुगम बनाना। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर आधारित शैक्षणिक रणनीतियाँ डैश के साथ होती हैं। तो पहला है विषय वस्तु को पूरी तरह से याद रखने पर विशेष रूप से ध्यान देना, बी है पाठ्यक्रम विकसित करते समय बच्चों की उम्र पर विचार करें, सी है पुरस्कार पर विचार करने, और सी है सार के अनुक्रम से सामग्री प्रस्तुत करने पर। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पाठ्यक्रम विकसित करते समय बच्चों की उम्र पर विकास करने। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। सामाजिक संरचनात्मक परिप्रेक्षण में बच्चों को किस तरह से देखते हैं। तो ऑप्शन ए है ज्ञान के सक्रिय सृजनकर्ता, बी है जानकारी के निष्क्रियकर्ता ग्रहणकर्ता, और सी है अत्वासिकता से पूर्व केंद्रित, डी है अपने सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से स्वतंत्र। तो इसका राइट जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान के सक्रिय सृजनकर्ता। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सिद्धांत शिक्षा में समावेशन में बाधक है। तो इसका पहला ऑप्शन है सीखने की प्रक्रिया में शामिल होने के कई तरीके, बी है सामग्री के प्रतिनिधित्व के कई तरीके, सी है छात्र को अस्थिरीकरण करने की कई तरीके, और डी है राय व्यक्त करने के कई तरीके। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छात्र को अस्थिरीकरण करने के कई तरीके। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका पहला है ऑपरेटर कंडीशनिंग, बी है पारस्परिक शिक्षण, सी है रटकर याद करना, और डी है व्याख्यानात्मक उपदेश। तो यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पारस्परिक शिक्षण। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न में क्या प्रस्तावित करती है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने कल भी बताया था 360 डिग्री वाला, तो यहाँ पे एकदम राइट जवाब हो जाएगा 360 डिग्री। जैसे 360 डिग्री दिखाई दे और टिक कर देना, यहाँ पे 360 डिग्री एकदम राइट जवाब है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा पक्षी अपना सिर घुमा सकता है। तो ए ऑप्शन है तोता, बी है उल्लू, और सी है कबूतर। तो यहाँ पे 20 का राइट जवाब दोस्तों हो जाएगा उल्लू, वो घुमा सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है एकीकृत शिक्षा कब लाया गया। ए है 1869, बी है 2005, सी है आपका 1886, और डी है 2007। तो इसका राइट जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी
1886। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। इतने ही प्रश्न थे आज के। और एक क्वेश्चन और आया था दोस्तों, जो कि था कि हिंदी को राजभाषा, मतलब ये पूछा था कि हिंदी कैसी भाषा है, राष्ट्रभाषा है या फिर कैसी है। तो इसमें दोस्तों राजभाषा है। तो दोस्तों बताइए आज का सेशन कैसा कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में बता देना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।